आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की वार्षिक परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड का जो रिड्यूस सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसके आधार पर 2021 में गणित का जो प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर 1 गणित के चैप्टर 1 से पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा के मैंने इन क्वेश्चन को निकाला है, तो ज़रूर ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेंगे हम लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। तो इससे पता चल रहा है कि हमें ज्ञान होना चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि p और q क्या चीज़ है, तो कोई भी दो नंबर है, किस प्रकार के नंबर है, पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के नंबर। इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 या शून्य भी हो सकता है। तो ये जो भी नंबर हैं ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक को हम लोग p और q के बदले लिख सकते हैं। p/q के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। जैसे 2/5 ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 और 5, p और q का वैल्यू यहाँ पे 2 और 5 है, और 2 और 5 दोनों पूर्णांक है। लेकिन हर में जो नीचे लिखते हैं हम लोग उसको हर कहते हैं, और ऊपर जो लिखते हैं उसको अंश कहते हैं। तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 2/5 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अब हम लोग अगर बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। परिमेय संख्या तो वैसी संख्याओं को कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं होते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किन किन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कुछ और चीज़। डेसिमल फॉर्म में जाएंगे, दशमलव रूप में, संख्या का दशमलव रूप में जाएंगे, और उससे हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो मान लीजिए कोई भी नंबर जैसे 2/5 है, 2 को अगर 5 से भाग देंगे तो ये दशमलव रूप में कितना हो जाएगा। चलिए इसको भाग दे के ही देखा जाए। जब 2 को 5 से भाग देते हैं तो एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 20 हो जाता है। अब 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि ये 0.4 या 0.4 2/5 को हम लिख सकते हैं। तो चूंकि 2/5 परिमेय संख्या था, इसीलिए 0.4 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका फॉर्म बदल गया, अभी ये जो भिन्न में था और अब ये दशमलव रूप में है। तो दशमलव रूप में जब किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को भाग देते हैं और उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कहीं पे जाके खत्म हो जाए, जैसे ये खत्म हो गया। ठीक है, कोई कोई ऐसा भिन्न होगा जिसको डिवाइड करने पर कभी खत्म ही नहीं होता है। जैसे 1 को जब 3 से हम लोग भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 1 को, तो कितना, एक पॉइंट लेते हैं तो 10 आता है। 3 तिया 9 घटाएंगे 1 आएगा। फिर यहाँ 0 लेंगे अपने से तो 3 तिया 9। इस तरह से ये जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार ये बढ़ते रहेगा। यानी कि इसका मान जो हो जाएगा 1/3 का मान हो जाएगा 0.333, और इस प्रकार ये 3 कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब कोई भी दो फ्रैक्शन को, दो नंबर को एक नंबर से, कोई भी एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देते हैं तो कभी कभार क्या होता है, ये दशमलव रूप जो है खत्म हो जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो दशमलव रूप है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक इसको शांत रूप कहते हैं, शांत दशमलव कहेंगे, और इसे कहेंगे अशांत दशमलव। तो दशमलव रूप जो है 2 प्रकार से होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अशांत दशमलव क्या होता है, तो अशांत दशमलव भी 2 प्रकार से होते हैं। अशांत दशमलव 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं आवृत्ति, और एक अनावृत्ति। मतलब एक में रिपीटेशन होगा और दूसरे में रिपीटेशन नहीं होगा। जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं 0.333 बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवृत्ति या
अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। तो अशांत आवृत्ति ये हो गया, आवृत्ति हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके चलते ये हो गया। ये जो दशमलव रूप है इसको कहेंगे हम लोग अनवसानी आवृत्ति। और अनावृत्ति क्या होगा? जब रिपीटेशन नहीं हो। किस प्रकार से? तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल लेके हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जैसे 1.001 तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद 1 आया, फिर 2 0 के बाद 1 आया, फिर 3 0 के बाद 1 आया। इस तरह से कोई भी रिपीटेशन जो बार बार हो नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखिए 3 के बाद 3 आया, 3 आया, 3 आया, बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके चलते जैसे यहाँ पे 0 1 आया, फिर यहाँ भी 0 1 आता है, यहाँ भी 0 1 आता है, तो इसको भी हम लोग कहते हैं रिपीटेड डेसिमल है, या इसका रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो है ये अनवसानी अनावृत्ति दशमलव है, और ये 0.333 ये जो है वो अशांत है, लेकिन कैसा? आवृत्ति अशांत या अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह के दशमलव देख रहे हैं, एक शांत दशमलव, दूसरा हो गया आवृत्ति अशांत, और तीसरा हो गया अनावृत्ति अशांत। तो इसमें से अनावृत्ति अशांत जो होगा उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है 1.010010001 इस तरह के एग्जाम्पल जो रहेंगे वो होंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ये दशमलव रूप में रहा, तो अगर दशमलव रूप में नहीं रहता है तो अपरिमेय संख्या कैसा हो सकता है उसको भी जानना जरूरी है। तो कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, जब इसमें रूट लगा दें हम लोग, यानी √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे नंबर जो होंगे वो भी अपरिमेय संख्या होते हैं। इसके अलावा और क्या अपरिमेय संख्या होता है? पाई, क्योंकि पाई का भी मान जो होता है इस प्रकार से होता है 3.14 हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो एक अनुमानित मान उसका है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है, जिसके चलते जो है वो एक पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? एक पाई हो जाएगा, दूसरा कोई भी अभाज्य संख्या जिसमें रूट लगा दें, √2, √3, √5, √7 इस तरह के नंबर, ठीक है। उसके अलावा क्या दशमलव फॉर्म में अगर रहे तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और अशांत होना चाहिए, ठीक है, मतलब अनवसानी अनावृत्ति होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पता चल गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 1। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? 0 है, √2 है, √5 है या पाई है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको उसे चूज करना है, और आपको जो OMR सेट दिया जाएगा उसमें उसे गोल घेरा लगा देना है या डार्क कर देना उसको। तो आप लोगों को क्लास 9 में 50 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे, जिसमें से आज हम चैप्टर 1 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं, तभी जाके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है ये भी जान सकेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया परिमेय संख्या कौन सा है? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0 को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/5 0 को हम लोग 0/5 लिख सकते हैं। जब 0 को किसी भी नंबर से भाग दें, 0/1000, 0/10, 0/100 कुछ भी रहे तो उसका मान 0 ही होता है। इसीलिए ये जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर 0 हो सकता है नीचे 0 नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या में ऊपर 0 हो सकता है नीचे 0 नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या है, यानी कि 0 यहाँ पे सही हो जाएगा। √2 मैंने बताया था अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, क्यों है? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है जिसमें रूट लगा हुआ है, जिसके चलते ये अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही है, नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक जो है अपरिमेय है। 0 अभी हमने देखा कि परिमेय है, इसीलिए ये अपरिमेय नहीं हो सकता है। 1 भी जो है 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में आ जा रहा है, इसीलिए ये भी अपरिमेय नहीं होगा। 2 भी 2/1 लिख सकते हैं, इसीलिए p/q के फॉर्म में हम 2 को भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय है।
अब √2 लास्ट में बचा, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या में रूट अगर लगा दें तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 1/3, 3.5 और चौथा है पाई। तो इसमें अपरिमेय क्लियरली दिख रहा है कि 3, 1/3 और 3.5 जो है वो परिमेय है, इसीलिए पाई इसका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पाई क्या है? तो पाई क्या है अभी भी हमने देखा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय नहीं है, पूर्ण नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो देखना ही नहीं जब यहीं पे हमको मिल गया तो। इसीलिए पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर लिया। और कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं, जीरो क्या है? जीरो एक परिमेय संख्या है, दूसरा ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो कोई एक होगा। चलिए देखते हैं। जीरो को हम लोग 0/5, 0/2, 0/100 कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए जीरो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जीरो को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार देखते हैं यहाँ पे। शांत होने का मतलब क्या है कि जब हम लोग अंश को हर से डिवाइड करेंगे तो वो जो डेसिमल होगा, दशमलव प्रसार जो होगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगर खत्म नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग अशांत दशमलव कहेंगे। तो हमें ये 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा शांत दशमलव है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि बिना डिवाइड किए कैसे जानेंगे कोई भी भिन्न शांत है या शांत है? उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ हर को देखना है। यहाँ पे 13 है, यहाँ 11 है, यहाँ 100 है, यहाँ 11 है। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, 13, 11, 100 या 11 में से कौन सा नंबर ऐसा है जो सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर है? 2 और 5 का ही फैक्टर है, मतलब जिसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, 2 और 5 का गुणज है, सॉरी। तो एक यहाँ पे देखते हैं 13 एक अभाज्य संख्या, 11 एक अभाज्य संख्या, 11 एक अभाज्य संख्या, तो 100 ही बचता है जिसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। और फैक्टराइजेशन करने के बाद सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 4 में से 3 के हर में अभाज्य संख्या है, इसीलिए उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो और वो ना तो 2 है ना ही 5 है, इसीलिए यहाँ पे 100 एक ऑप्शन ऐसा है जिसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। ठीक है, 100 को हम लोग फैक्टराइजेशन अगर करते हैं 2 से तो 50, 50 को 2 से करेंगे 25, फिर 25 को 5 से करेंगे तो कितना हो गया? यानी कि 100 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा हर 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन का हर का फैक्टराइजेशन 2 और 5 ही हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, वही जो है शांत दशमलव देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शांत दशमलव हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो डिवाइड करने से ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके चलते हम लोग इस ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा। 4/3 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, अनवसानी आवृत्ति है, अनवसानी अनावृत्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो 4/3, तो चलिए देखते हैं। 4 को 3 से भाग देके एक बार जाएगा 0.3, 3 3 9, 1, फिर से 0, 3। इस प्रकार से देखते हैं ये जो है हमेशा चलते जाएगा, तो 3 3 3 आते जाएगा, 1.3 3 3 आते जा रहा है, यानी कि ये जो है अशांत है। अशांत में आवृत्ति है या अनावृत्ति है? तो ये आवृत्ति है, 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये अनवसानी आवृत्ति है। तो अनवसानी आवृत्ति दूसरा ऑप्शन है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, 125 पर पावर 1/3 का मान क्या होगा? 125 के पावर में है 1/3। हम लोगों ने 2 पर पावर 2 यानी कि क्या करना है? 2 को 2 बार गुना करना है। 5 पर पावर 3 यानी 5 को 3 बार गुना करना है। लेकिन जब पावर में फ्रैक्शन रहे 1/2, 2/5, तो क्या करना है? उसके लिए क्या करेंगे, जो बेस नंबर रहेगा, जो नंबर दिया हुआ रहेगा, उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 125 इसका बेस है,
तो 125 का हम लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे, 125 का फैक्टराइजेशन करना है। जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो इसको किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग लगेगा तो 5 से जब 125 को भाग देते हैं तो 25 आएगा, ठीक है। और फिर 25 को जब 5 से भाग देंगे तो फिर 5 आएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 आया। अब कोई भी नंबर जितना बार रिपीट होता है मल्टीप्लिकेशन में, जितना बार अपने आप से मल्टीप्लाई होता है उतना बार उसका पावर लग जाता है। तो 1 2 3 बार, 5 जो है 3 बार मल्टीप्लाइड हुआ है, इसीलिए हम 125 को 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 125 के पावर में 1/3, तो 125 के पावर में 1/3 है, ठीक है। अब 125 का मतलब कितना हो गया, 5 पर पावर 3, ठीक है, 5 पर पावर 3। अब इसके ऊपर में 1/3 पहले से लगा हुआ है। अब एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के पावर के ऊपर में अगर फिर से पावर रहे, मतलब दोबारा पावर रहे, जैसे 5 पर पावर 2, फिर उसके ऊपर पावर है 4, तो क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस प्रकार से यहाँ देखिए 5 पर पावर 3 और इस पर होल पावर 1/3 है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 पर पावर 3 गुना 1/3। अब 3 गुना 1/3 कट जाएगा तो हो गया 5 पर पावर 1। अब 5 पर पावर 1 का मतलब हो गया 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 इसका आंसर हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में 5 है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां से एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के पावर के ऊपर में फिर से अगर पावर रहे तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। जिस प्रकार से यहां देखिए 5 पर पावर 3 टू दी होल पावर 1/3, तो क्या किए, पावर को मल्टीप्लाई, यानी कि 3 गुना 1/3, 1 आ गया। अब 5 पर पावर 1, तो 1 मतलब 5 ही होगा सिर्फ, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन, 32 पर पावर 2/5 का मान क्या होगा, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। 32 पर पावर 2/5, तो क्या करना पड़ेगा, 32 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 32 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से भाग देते हैं 16 आएगा, फिर 2 से भाग देते हैं 8 आएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से देंगे तो 2, यानी कि 1 2 3 4 5 बार 2 आया। तो 32 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर 5, क्योंकि 2 5 बार मल्टीप्लाइड हुआ है, ठीक है। तो 32 मतलब 2 पर पावर 5, और यहाँ पे क्या लिखा है, 32 पर पावर 2/5, तो इसीलिए 32 पर पावर 2/5 बराबर हो गया 2 पर पावर 5। ये 32 के बदले हमने लिखा, फिर 2/5, तो पावर के ऊपर पावर फिर से, तो पावर के ऊपर पावर मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो 2 पर पावर 5 गुना 2/5। अब 5 5 कट गया, यानी 2 पर पावर 2। अब 2 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2, और 2 गुना 2 क्या होता है, 4। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पे जैसे 32 पर पावर 2/5 है तो 16 पर पावर 2/4 हो जाए, तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार 2-4 बार बनाइए, तब जाके और भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 हो चुका है, 10 नंबर देखेंगे। 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3 का मान क्या होगा। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिटा लेंगे पहले। अगर कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें जहां पे दोनों का पावर डिफरेंट हो लेकिन बेस सेम हो, यानी कि a पर पावर m इंटू पावर डिफरेंट होगा, ठीक है। a पर पावर m इंटू a पर पावर n। देखिए बेस दोनों का एक ही है, a और a, लेकिन पावर इसमें m है, इसमें n है, तो बराबर क्या होता है, a पर पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला है, इसका यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 पर पावर 7 है गुना 2 पर पावर 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर दोनों को जोड़ देना है, 7 प्लस 10 यानी 2 पर पावर 17, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन है मेरा क्या, 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3। तो 2 पर पावर
2/3 गुना 2 पर पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो बेस वही रह जाएगा, पावर को जोड़ देंगे तो 2/3 प्लस 1/3। अब 2/3 प्लस 1/3 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/3, यानी 2 पर पावर 3/3। अब 3/3 का मतलब हो गया 1, यानी 2 पर पावर 1, और 2 पर पावर 1 का मतलब 2। इस तरह से यहाँ पे पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, 7 पर पावर 6/5 बटे 7 पर पावर 1/5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो बटे के फॉर्म में है, भाग दिया हुआ है। तो भाग वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जब बेस सेम होता है और भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे बेस सेम था लेकिन क्या गुना करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस तो सेम है लेकिन बटे में है, डिवाइड किया हुआ है। तो क्या होता है, a/m डिवाइड बाई a/n अगर रहे तो होता है a पर पावर m-n। उसमें हम लोग जोड़े थे, इसमें पावर को घटाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 7 पर पावर 6/5 बटे 7 पर पावर 1/5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 पर पावर 6/5 माइनस 1/5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पर पावर 5/5, और 5/5 मतलब 1, तो 7 पर पावर 1 यानी कि 7, तो हमको मिल गया 7। पहला ही ऑप्शन है 7। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला का यूज किया। इस पहला ये वाला है, दूसरा ये है, और तीसरा हमने बताया कि पावर के ऊपर पावर अगर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। पावर और बेस सेम रहे, डिवाइड किया हुआ रहे तो हम लोग पावर को माइनस कर देंगे। अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई करना हो, पावर डिफरेंट रहे, पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 0.6 टू दी पावर बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएं तो 4-5 मिनट लग जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे, और ट्रिक्स का यूज करने के बाद आप मात्र 2 सेकंड में ही इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो चूंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.6 टू दी पावर, 0.6 टू दी पावर, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद, ये दशमलव के बाद जो भी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या करना है, दशमलव के बाद वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे। दशमलव के बाद कितना, जो भी नंबर लिखा है वो कितना है, तो 6 है, यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट के ऊपर बार लगे हैं, तो एक ही डिजिट है, मात्र 6 ही एक ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ। तो इसीलिए जितना डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतना 9 हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट था जिसके ऊपर बार लगा था दशमलव के बाद, इसीलिए मैंने एक ही 9 लगाया, ठीक है। अब क्या करना है, 6/9, 6 को 9 से भाग देंगे, 3 का टेबल में दोनों आता है, 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2/3 आया। देखिए इसमें कितना टाइम लगेगा, आपको 2 से 3 सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड लग जाए, बहुत ही ईजी है। तो 2/3 इसका आंसर हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। लेकिन इसको एक्सप्लेन करके अगर हम बनाते हैं तो उसमें 5 मिनट का समय लग जाता है। तो चलिए देखते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, 0.47 टू दी पावर। देखिए यहाँ पे 47 दोनों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 7 पर बार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, 0.47 टू दी पावर बार, ठीक है। तो क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है, 47, 47 को हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद करना क्या है, 47 के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लिखा है उसको माइनस कर देना है। तो कौन सा डिजिट वैसा है, वैसा 4 है, तो 4 को माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 0.47 टू दी पावर था, 4 पर बार नहीं था, सिर्फ 7 पर था, इसीलिए हमने क्या किया, 47 में 4 को माइनस कर दिया। ऐसा करना है। अब नीचे, अब हर्ज में आ जाएंगे, कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार लगा हुआ, तो एक ही डिजिट वैसा है, इसीलिए 1 9 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब कितना डिजिट ऐसा है पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, तो एक ही डिजिट वैसा है, तो इसीलिए 1 0 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा नीचे उतना 9 लिखना है, और जितना डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उतना 0 लगाना है, ठीक है।
तो 47 माइनस 4 हो गया 43/90। ये आंसर हो गया। बहुत ईजी, मात्र 5 सेकंड में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्या आ गया? 43/90, पहला ही आंसर सही। तो इस तरह से ये काफ़ी इजीली हम बना पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 + √3 इंटू 3 - √3 किसके बराबर है? 4 ऑप्शन है, 3, 6, 9 या 12। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे a + b, a - b का फॉर्मूला लग रहा है। आप लोगों को याद होगा a + b इंटू a - b क्या होता है? तो a + b इंटू a - b होता है a² - b²। इस फॉर्मूले के यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 + √3 और फिर मल्टीप्लाई क्या है? 3 - √3। तो देखिए a + b, a - b के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे a का मान 3 और b का मान √3 है। तो 3² - √3 का स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 3 × 3, 3 पर पावर 2 मतलब 9 - 3 = 6 इसका आंसर आ गया। तो जहाँ पे भी 6 आंसर होगा वो आंसर, दूसरा ऑप्शन जो है वो 6 है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अगला क्वेश्चन भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना के भी देख लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। √11 - √7 गुना √11 प्लस √7। √11 माइनस √7 गुना √11 प्लस √7। तो देखिए √11 जो है a लेंगे हम लोग, √7 को b लेंगे। तो a - b इंटू a + b क्या होगा? a² - b²। तो यहाँ भी √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर जो अपने आप से कट जाता है। तो 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा? 11 में 7 घटाएंगे तो 4। इस प्रकार से 4 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला नहीं, दूसरा ऑप्शन 4 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। और क्वेश्चन अगर ये नहीं आता है तो इसके अलावा मान लीजिए यहाँ 5 या 7 आ गया, या 6 यहाँ 9 आ गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वैसा ही होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नंबर 16, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं, बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं। हम लोग बताते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इतना सारे परिमेय संख्याएं। 1 और 2 के बीच 0.5 होगा, 0.5, 0.2, 0.3, 0.7 या 0.75। इस तरह से बहुत तरह के संख्याएं और अगर फ्रैक्शन के रूप में लेंगे तो 3/2। फिर आगे देख सकते हैं हम लोग और भी कौन कौन से नंबर आएंगे। तो क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग एक एक ऑप्शन को लेके चेक कर लेंगे। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या 1/2 यानी 0.5 जो 1 और 2 के बीच नहीं आता है। 2/2 मतलब 1, ये 1 और 2 के बीच नहीं आता है। 1/3 0.3 होगा जो इसके बीच नहीं आता है। 3/2 1.5 होगा इसका मान, जो 1 और 2 के बीच होगा। इसीलिए 3/2। 3/2 को जब हम लोग भाग देंगे 1.5 आता है, और 1.5 1 और 2 के बीच है। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन को देख लेंगे हम लोग और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला 1/√7 का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण मतलब क्या होता है, जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन के आधार पर 1/√7 है, इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे। परिमेयीकरण का मतलब होता है हर में कभी भी रूट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, √7 से ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या मिल गया, 1 गुना √7, ऊपर हो गया 1 गुना √7 बटे नीचे हो गया √7 गुना √7। अब हम लोग जानते हैं रूट अंडर में एक ही चीज़ अगर 2 बार रहे और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा। तो √7 गुना √7 हो जाएगा 7, और 1 गुना √7 हो जाएगा 7। तो √7/7 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, 1/2 प्लस √3 का परिमेयीकरण। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो कैसे इसका परिमेयीकरण करेंगे, 1/2 प्लस √3, ठीक है। तो इसका परिमेयीकरण किस प्रकार से करेंगे, एक डिजिट अगर रहता है तो उसी को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट था और एक में रूट लगा हुआ है, दूसरे में रूट नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है
और एक बार माइनस भी रह सकता है, तो क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले एक बार इसी नंबर को लिख लेंगे, 1/2 प्लस √3 गुना, इसमें क्या गुना करते हैं, हर में जो भी होता है उसमें बीच में अगर प्लस साइन रहता है तो हम लोग माइनस लिखते हैं, और अगर माइनस रहे तो प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 + √3 है, हम लोग गुना करेंगे 2 - √3 से, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। अब देखते हैं, एक गुना कुछ भी रहे तो 2 - √3 ही रहेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं a + b a - b, यानी कि 2 + √3 गुना 2 - √3, ठीक है। a + b a - b, a का मान यहाँ पे 2 है और b का मान √3 है, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो उसी प्रकार से 2² - √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2 - √3 रहेगा। अब 2 - √3 बटे 2 पर पावर 2 4 हो जाएगा, और रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 3, यानी कि 2 - √3/1, ये आंसर आ रहा है, 2 - √3/1। तो 2 - √3/1, ये दूसरा ऑप्शन मेरा सही हो जा रहा है। इस प्रकार से हमने कुल 18 प्रश्न इस चैप्टर से देखे हैं, जो कि क्लास 9 का 2021 में जो वार्षिक परीक्षा हुआ है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ उसको भी बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, देख लेते हैं ध्यान से, तो आपको अन्य प्रश्न को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।